रुद्र एक वीर योद्धा। एपिसोड 43। महाराज धीरेंद्र और रुद्रांश की मुलाकात। आचार्य सुमंत की बात सुनकर रुद्रांश ने समझ में अपना सर हिलाया। फिर रुद्रांश और ध्रुव दोनों आचार्य सुमंत के साथ जाने लगे। कुछ समय में आचार्य सुमंत रुद्रांश और ध्रुव आचार्य भीष्म के कमरे के पास पहुंच गए। फिर आचार्य सुमंत ने वहां से ही दस्तक दी और आचार्य भीष्म से अंदर आने की अनुमति मांगी। इसके बाद उन्होंने ध्रुव की तरफ देखकर बोले, ध्रुव तुम यही बाहर रुको और रुद्रांश तुम मेरे साथ अंदर चलो। इतना कहकर वह और रुद्रांश दोनों दरवाजे की ओर चले गए और ध्रुव बाहर ही खड़ा रहा। जब रुद्रांश अंदर गया तो उसने देखा कि आचार्य भीष्म के साथ एक अंधेरे कमरे में एक मध्यम उम्र का आदमी भी बैठा हुआ है, जिसे देखकर रुद्रांश चौंक गया। वास्तव में इस इंसान को वह बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। ये कोई और नहीं बल्कि महाराज धीरेंद्र थे। आचार्य सुमंत भी उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित दिख रहे थे। फिर आचार्य सुमंत ने अपने आप को संभाल लिया और फिर आचार्य भीष्म और महाराज की तरफ देखकर सर झुकाते हुए उनको प्रणाम किया और बोले, प्रणाम प्रधानाचार्य, प्रणाम महाराज। जिस पर आचार्य भीष्म और महाराज धीरेंद्र ने भी अपना सिर हिलाते हुए उनका प्रणाम स्वीकार किया। इसके बाद आचार्य सुमंत ने आचार्य भीष्म की तरफ देखकर कहा, प्रधानाचार्य जैसा कि आपने कहा मैं रुद्रांश को यहाँ लाया हूँ। जिस पर आचार्य भीष्म ने एक बार रुद्रांश की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। जब रुद्रांश ने देखा कि आचार्य भीष्म उसकी तरफ देख रहे हैं तब उसने झुकते हुए उनको प्रणाम किया और कहा, प्रणाम प्रधानाचार्य। फिर वह महाराज की तरफ मुड़ा और बोला, प्रणाम महाराज। जब दोनों ने रुद्रांश की बात सुनी तब उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखकर अपना सर हिला दिया। फिर आचार्य भीष्म ने आचार्य सुमंत की तरफ देखकर उनको जाने का इशारा कर दिया। इसके बाद आचार्य सुमंत उनको प्रणाम करते हुए एक बार उनकी तरफ देखा और फिर वहां से चले गए। फिर आचार्य भीष्म ने एक मुस्कान के साथ रुद्रांश की तरफ देखकर बोले, रुद्रांश तुम्हें इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए बधाई हो। आचार्य भीष्म की बात सुनकर रुद्रांश ने सम्मान के साथ कहा, धन्यवाद आचार्य भीष्म। फिर आचार्य भीष्म ने एक बार रुद्रांश की तरफ देखा और आगे कहा, रुद्रांश महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं। जब रुद्रांश ने आचार्य भीष्म की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। फिर वह कुछ सोचते हुए महाराज की तरफ देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, महाराज मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या ये हो सकता है कि उन्हें पता चल गया हो कि मैं वही वैद्य हूँ जो राजकुमार का इलाज करने गया था? फिर उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने आत्मा ऊर्जा को बहुत अच्छी तरह से छुपाया था। कोई भी मुझे पहचान नहीं सकता। जब महाराज ने रुद्रांश को सोचते हुए देखा तब उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने रुद्रांश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रुद्रांश मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। आचार्य भीष्म तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं। फिर वह कुछ हद तक गंभीर हो गए और उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखकर इधर उधर की बात ना करते हुए कहा, रुद्रांश क्या तुम जानते हो कि 17 राज्यों की लड़ाई क्या है? जब रुद्रांश ने 17 राज्यों की लड़ाई का नाम सुना तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। वास्तव में रुद्रांश को 17 राज्यों की लड़ाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसे बस कुछ ही बातें पता थी जो उसने लाइब्रेरी में हथौड़ा महल के बारे में ढूंढते वक्त पढ़ा था। फिर उसने असमंजस में महाराज की तरफ देखने लगा। जब महाराज ने रुद्रांश की प्रतिक्रिया देखी तब उनके चेहरे पर मजबूरी भरी एक मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखकर बोले, रुद्राक्ष 17 राज्यों की लड़ाई कोई साधारण मुकाबला नहीं है। जैसे कि तुम्हें पता है, शक्तिनगर राज्य एक छोटा राज्य है जहां पर ज्यादा संसाधन नहीं है और यहाँ पर खजाने भी ज्यादा नहीं हैं। यहाँ की ऊर्जा भी बहुत कमजोर है, इसलिए हमारे राज्य में कोई भी योद्धा का चक्रीय स्तर से ऊपर का योद्धा बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा, हमारे राज्य की और भी कई राज्य हैं जो महंत प्रदेश के अंतर्गत आते हैं।
इतना कहकर महाराज रुद्रांश की तरफ गौर से देख लगे। रुद्रांश भी उनकी तरफ देखकर ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। जब महाराज ने देखा कि रुद्रांश उनकी बात बड़ी ध्यान से सुन रहा है, तब उन्होंने आगे कहा, रुद्रांश, हमारा शक्तिनगर राज्य मध्य प्रदेश के 17 राज्यों में से दूसरा सबसे कमजोर राज्य है। जब रुद्रांश ने सुना कि शक्तिनगर राज्य मध्य प्रदेश के 17 राज्यों में से दूसरा सबसे कमजोर राज्य है, तब उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आया और वह इसी हैरानी के साथ महाराज की तरफ देख रहा था। जब महाराज ने रुद्रांश की नजरों को अपनी तरफ होते देखा, तब उनके चेहरे पर भी एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने आगे कहा, रुद्रांश, मुझे पता है कि इन 17 राज्यों को मध्य प्रदेश की तरफ से बहुत से संसाधन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वह राज्य तेजी से ताकतवर बनता है। लेकिन मध्य राज्य सिर्फ उन्हीं राज्यों को संसाधन प्रदान करता है जो मजबूत होते हैं। उन्होंने आगे कहा, इसी वजह से हर 6 साल में एक बार मध्य प्रदेश में 17 राज्यों की लड़ाई होती है, जिसमें 17 राज्यों में से सभी राज्य अपने सर्वोत्तम योद्धाओं को इस लड़ाई में भेजते हैं। इस लड़ाई में उन योद्धाओं को बहुत से विरासत मिलने की संभावना होती है। अंत में जो योद्धा पहुंचते हैं, उन्हें सुनहरे स्तंभ पर अपना नाम लिखने का मौका मिलता है। इसी सुनहरे स्तंभ पर जो भी योद्धा शीर्ष 10 पर रहता है, उन सभी राज्यों को पुरस्कार रूप में बहुत से संसाधन प्रदान किए जाते हैं। जब रुद्रांश ने महाराज की बात सुनी और तब वह समझ गया कि महाराज उसे क्यों मिलना चाहते हैं। उसे अब तक ये तो समझ में आ गया था कि उसे वैद्य के रूप में तो महाराज ने नहीं पहचाना पाए है। तो एक ही संभावना है कि महाराज चाहते हैं कि रुद्रांश 17 राज्यों की लड़ाई में शीर्ष 10 पर पहुंचे। महाराज ने 17 राज्यों की लड़ाई के बारे में बताने के बाद रुद्रांश की तरफ देखकर बोले, रुद्रांश, अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। महाराज की बात सुनकर रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और फिर उनकी तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ बोला, महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं 17 राज्यों की लड़ाई में शीर्ष 10 पर पहुंचने की कोशिश करूं? इतना कहकर वह महाराज की तरफ देखने लगा। महाराज भी उसकी तरफ गौर से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर रुद्रांश ने आगे कहा, महाराज, आपको ये क्यों लगता है कि मैं इन 17 राज्यों की लड़ाई में शीर्ष 10 पर पहुंच सकता हूं? आप खुद ही जानते हैं कि मैं सिर्फ एक मूलाधार चक्र के प्रथम चरण का योद्धा हूं। जब महाराज ने रुद्रांश की बात सुनी तो वे जोर से हंसने लगे। उनके साथ आचार्य भीष्म भी हंसने लगे। महाराज ने रुद्रांश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रुद्रांश, तुम इतना भी भोला मत बनो। आचार्य भीष्म ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और अगर वह बात सच है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम 17 राज्यों की लड़ाई में शीर्ष 100 पर तो जरूर ही पहुंच पाओगे। और अगर तुम्हें सही सहायता दी जाए तो जरूर ही शीर्ष 10 पर पहुंच सकते हो। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी युद्ध कला अच्छी है। कोई भी साधारण योद्धा तुम्हारे जैसे खुद से ताकतवर योद्धा को नहीं हरा सकता। इससे ही हमें तुम्हारे प्रतिभा का परिचय मिलता है। जब रुद्रांश ने महाराज की बात सुनी तब वह भी चौंक गया। उसको भी ये पता नहीं था कि महाराज उसके ऊपर पहले से ही नजर रखे हुए हैं। और यह बात उसे और भी ज्यादा हैरान कर रही थी कि महाराज उसके ऊपर पूरी तरह से आश्वस्त है। आचार्य ने फिर रुद्रांश की तरफ देखकर आगे कहा, वैसे भी रुद्रांश, मैंने सुना है कि तुम एक गरीब परिवार से आते हो। तुम्हारे पास कई अच्छी चीजें नहीं हैं। अगर तुम 17 राज्यों की लड़ाई में शीर्ष 10 पर पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस गरीबी से मुक्त कर सकता हूं। तुम्हारे पास अनंत धन दौलत होगा। और अगर तुम ये मुकाम हासिल कर पाते हो तो हो सकता है कि महंत साम्राज्य का कोई बड़ा दल तुम्हें अपने दल में शामिल कर ले। इसके बाद तुम्हें संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद तुम युद्ध की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जब रुद्रांश ने महाराज की बात सुनी तब उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर उसने कुछ सोचकर महाराज की तरफ देखकर बोला, महाराज, मुझे धन दौलत की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है।
अगर मैं एक बड़ा योद्धा बन जाऊं तो ये सब पहले से ही होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं भी लेता हूं तब भी मेरे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। और आपके कहने के मुताबिक 17 राज्यों की लड़ाई में मेरी मौत भी हो सकती है। तो फिर मैं आपकी बात क्यों मानूं? जब महाराज ने रुद्रांश की बात सुनी तब उनके चेहरे पर हैरानी का भाव आया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा 13 साल का लड़का उनके सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत कर रहा है। दरअसल रुद्रांश को पहले से ही पता था कि 17 राज्यों की लड़ाई में जान की कोई कीमत नहीं होती है। इसमें वही जिंदा रह सकता है जिसके पास ताकत है। इसलिए वह महाराज से कुछ ऐसी चीजें चाहता था जिससे उसकी ताकत जल्द से जल्द बढ़ सके। इसलिए उसने महाराज की तरफ एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, लेकिन महाराज, मैं जानता हूं कि हमारे राज्य को भी उन्नति करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके प्रस्ताव पर विचार कर सकता हूं। लेकिन इतना कहकर वह महाराज की तरफ देखने लगा। अब तक महाराज को भी ऐसा लग रहा था कि रुद्रांश को मानना मुश्किल हो अब मुश्किल है। लेकिन जब रुद्रांश की बात उन्होंने सुनी तब उनके चेहरे पर भी एक आशा का भाव आया। अब उन्हें उम्मीदें दिखने लगी। फिर उन्होंने उत्साह के साथ रुद्रांश की तरफ देखकर आगे कहा, लेकिन क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? महाराज की बात सुनकर रुद्रांश ने गंभीरता के साथ कहा, महाराज, आपको ये तो पता ही है कि 17 राज्यों की लड़ाई में मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं अपने परिवार की तरफ से आपसे 3 वादे चाहता हूँ। जब महाराज ने 3 वादों की बात सुनी तब उनके चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखकर आगे कहा, कौन सा वादा? क्या तुम स्पष्ट करोगे कि तुम्हें क्या चाहिए? महाराज की बात पर रुद्रांश ने उनकी तरफ देखकर कहा, महाराज, मेरी पहली शर्त यह है कि अगर मैं 17 राज्यों की लड़ाई में मारा गया तो मेरी मां और ध्रुव के परिवार का ध्यान राज परिवार रखेगा। दरअसल रुद्रांश पहले ही जानता था 17 राज्यों की लड़ाई में क्या हो सकता है। इसलिए उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसके जाने के बाद उसकी मां का क्या होगा। इसलिए उसने ये शर्त रखी। इसके बाद उसने आगे कहा, महाराज, जब मैं 17 राज्यों की लड़ाई में जाऊंगा तब मुझे पता नहीं कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी दूसरी शर्त है कि आपको शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता तक मुझे हर वह सहायता करनी पड़ेगी जिससे मेरी युद्ध स्तर बढ़ सके। दरअसल रुद्रांश को पता था कि 17 राज्यों की लड़ाई में सिर्फ स्थान रखना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपना युद्ध स्तर बढ़ाना चाहता था। इसलिए उसने ये शर्त रखी। दूसरी तरफ जब महाराज ने रुद्रांश की बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक राहत का भाव आया और उन्होंने इस पर सहमति दे दिया। रुद्रांश की इस बात पर महाराज ने कहा, ठीक है रुद्रांश, मैं तुम्हारी यह शर्त पूरी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम 17 राज्यों की लड़ाई में शीर्ष 10 पर पहुंचने की काबिल हो। और इसके लिए तुम्हें शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान का योद्धा बनाना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? जिस पर रुद्रांश ने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपना सिर हिला दिया। दरअसल उसे पूरा यकीन था कि अगर उसे महाराज का समर्थन मिले तो वह शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान पर जरूर आएगा। जब महाराज ने देखा कि रुद्रांश ने उसकी बात मान ली है तब उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखते हुए आगे कहा, तो फिर ठीक है, अब तुम अपना आखिरी शर्त बता सकते हो। जब रुद्रांश ने महाराज की बात सुनी तब उसने कुछ देर तक सोचा। फिर उसने कुछ देर रुककर महाराज की तरफ देखते हुए बोला, महाराज, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। दरअसल रुद्रांश को अब और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह महाराज से क्या मांगे। इसलिए उसने इसको टाल दिया। इस पर महाराज ने भी सहमति जता दी। ऐसे ही कुछ समय चर्चा करने के बाद रुद्रांश वहां से चला गया। वैसे तो महाराज ने सोचा था कि वो उसे एक तोहफा देंगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्यों ना रुद्रांश जब शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करेगा तब उसको ये तोहफा दिया जाए।
रुद्रांश के जाने के बाद आचार्य भीष्म ने महाराज की तरफ देखकर बोले, महाराज क्या आपको सच में लगता है कि रुद्रांश 17 राज्यों की लड़ाई में शीर्ष 10 पर पहुंचेगा? जिस पर महाराज ने कहा, आचार्य भीष्म मुझे ये तो नहीं पता कि रुद्रांश कितना आगे जाएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जिस तरह की उसकी प्रतिभा है, अगर उसे राजमहल की तरफ से पूरा सहयोग मिले तो ये लड़का 17 राज्यों की लड़ाई में भी शीर्ष 10 पर पहुंचने की क्षमता रखता है। जिस पर आचार्य भीष्म ने भी अपना सिर हिला दिया। फिर उन्होंने आगे कहा, तो क्या आप रुद्रांश के सभी शर्तों को मान लेंगे? जिस पर महाराज ने कहा, आचार्य भीष्म अगर हमें महंत प्रदेश से लाभ प्राप्त करना है तो हमें इस पर भरोसा करना पड़ेगा। और वैसे भी हमें शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में ये पता चल ही जाएगा कि रुद्रांश इसके काबिल है या नहीं। अगर वह शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं करता तो उसको दिए जाने वाले सभी संसाधनों को रद्द कर दिया जाएगा। आखिर हमें भी तो ये सुनिश्चित करना है कि हमारी राजकोष का संसाधन व्यर्थ ना हो। जिस पर आचार्य भीष्म ने भी अपना सिर हिला दिया। आगे क्या होगा? क्या महाराज रुद्रांश को राजमहल से कीमती संसाधन प्रदान करेंगे? क्या रुद्रांश शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर पहुंच पाएगा?